हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। देखो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट को आप क्या बोल सकते हो, रेट ऑफ कूलिंग भी बोलते हैं, क्योंकि जब हीट का लॉस होगा तो मतलब कोई चीज़ कूल होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट या फिर क्या बोल दो, रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग। देखो क्या मतलब कह रहा है ये, क्या रेट का मतलब क्या है यहाँ पर कि लॉस ऑफ हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस पे। ये कह रहा है कि कोई भी बॉडी है वो कितना जल्दी ठंडी हो रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है, उस टेम्परेचर, उस बॉडी के टेम्परेचर पर और सराउंडिंग के टेम्परेचर पर। जैसे मान लो ये एक बॉडी है, इसका जो टेम्परेचर है मान लो कितना है 40 डिग्री है, ठीक है, और एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर है 60 डिग्री और सराउंडिंग का टेम्परेचर है 25 डिग्री, ठीक है, सराउंडिंग का। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर डिफरेंस देखो ज़रा, इनमें टेम्परेचर डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 40 माइनस 25 बॉडी का और सराउंडिंग का। मान लो ये बॉडी ए है, ये मान लो बॉडी बी है, तो 40 में से 25 माइनस करो 15 का है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखो डिफरेंस तो 60 माइनस 25 कितना बनता है आपके पास, 35 का बनता है। तो यहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर का डिफरेंस है बॉडी का और सराउंडिंग का वो ज़्यादा है, तो रेट ऑफ कूलिंग इसकी ज़्यादा होगी, यानी कि हीट लॉस इसमें ज़्यादा करेगा एज़ कम्पेयर टू दिस। समझ रहे हो ना। तो जो लॉस ऑफ हीट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग। अब इस चीज़ को देखो, जैसे ये मैंने दो के बारे में आपको समझाया है ना, दो बॉडीज़ के एग्जाम्पल को लेके समझाया। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूँ ना आपको, जैसे आपने अगर चाय बनाई है कभी, तो अगर आपने चाय बनाई है ना, वहाँ पर आप देखना जब आप बहुत ज़्यादा उसमें उबाल दे देते हो, है ना, 5-6 बार आप उसमें कर रहे हो, ठीक, तो आप जब कप में चाय लेके आते हो ना तो वो एकदम से ठंडी होती है, देखा है कभी। और जब एक ही उबाल देते हो तो वो पड़ी है तो वो धीरे धीरे ठंडी होती है। हम कई बार कहते हैं ना यार इतनी तो पकाइए, इतनी गर्म थी चाय, ठीक है, और इतनी जल्दी ठंडी हो गई। तो वो ये कारण है क्योंकि वहाँ पर आपने इतनी बार उसको पकाया है या उबाला है चाय को, तो वहाँ जो टेम्परेचर डिफरेंस है सराउंडिंग का और आपकी चाय का वो बहुत ज़्यादा है, तो वो बहुत जल्दी से कूल करेगा, हीट लॉस बहुत जल्दी होगी उसमें, तेज़ी से होगी, क्लियर। और अगर हम कहें कि नॉर्मल आपने उबाल दिया था तो उसमें टेम्परेचर डिफरेंस थोड़ा कम रहेगा, तो वो कूलिंग भी उसकी क्या होगी, धीरे धीरे ही होगी, इतनी जल्दी नहीं होगी, क्लियर है इतनी बात। जैसे इसमें एक चीज़ का एग्जांपल समझो, देखो कैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर। जैसे एक ही बॉडी है मान लो, ठीक है, इसका 40 डिग्री टेम्परेचर है और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो है कितना, सराउंडिंग का है मान लो कि कितना 25 डिग्री ही है मान लो, ठीक है। एक ही बॉडी का ले रहे हैं एग्जाम्पल, ठीक है। अब थोड़ा और डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। अब ये जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है ना, ये कांस्टेंट नहीं होता। देखो एक तो पहले देखो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट कैसे लिखूंगा मैं, dQ/dt, ठीक है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, ठीक है। और ये जो होती है कहानी टेम्परेचर डिफरेंस जहाँ पर स्मॉल होते हैं वहीं एप्लीकेबल होता है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग भी, ठीक है। ये जो सराउंडिंग का और बॉडी का टेम्परेचर है वो स्मॉल ही हो, वहीं पर अप्लाई होता है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। तो ये क्या है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट या रेट ऑफ कूलिंग। लॉस ऑफ हीट बोल दिया मैंने यानी कि माइनस, अब लॉस ऑफ हीट हो रहा है यानी कि वो ठंडा ही हो रहा होगा ना, कोई चीज़ गर्म है, हीट लॉस हो रही है उसमें से, तो क्या हो रहा है वहाँ पर, वो ठंडा ही हो रहा है। तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द किसका, बॉडी का मान लो टेम्परेचर T है, सराउंडिंग का मान लो T0 है, ठीक है। तो यही होगा। अब बॉडी का पहले क्यों रखा, क्योंकि बॉडी का ज़्यादा है ना, वही तो हीट लॉस कर रहा है, तो सराउंडिंग से तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तभी तो वो हीट लॉस कर रहा होगा ना। ट्रांसफर ऑफ हीट आपको पता ही है कैसे होती है, ज़्यादा से कम ही होती है, ठीक है। अब इसको समझो ज़रा, मैं ये कह रहा हूँ ये जो हीट लॉस है, रेट ऑफ हीट लॉस, यहाँ टाइम लग गया ना, रेट है ना विद टाइम, ये कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है, कि ये कांस्टेंट होगा कि हाँ इतने ही रेट से ये ठंडा होगा, नहीं। इसमें देखो डिफरेंस समझो, देखो जैसे मैंने कहा एक ही बॉडी को ले लो आप, 40 डिग्री है, अब इसका मान लो किसी T टाइम में, ठीक है, टेम्परेचर जो है वो कितना हुआ होगा, 30 हुआ होगा। हमें पता है हीट लॉस हमारा डिपेंड किस पे कर रहा है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड सराउंडिंग पे। तो देखो 40 से ये गया 30 पे, अब 30 पे जब ये गया, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो जब ये 40 to 30 गया तो 40 से 25 का जो आप देखो, जब ये 40 पे था तो 25 डिग्री सराउंडिंग थी, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना था इसका, 15 का था, ठीक है, क्लियर है। तो यानी कि अब मैं कह रहा हूँ आपको कि अब 30 इसका टेम्परेचर आया, अब 30 से ये 25 डिग्री सी पे जब जाएगा तो यहाँ पर आप देखो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 5 का। 40 टेम्परेचर था तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना था सराउंडिंग और बॉडी का, 15 का था। तो यहाँ पर अब रेट ऑफ कूलिंग क्या होगी, तेज़ी से होगी। लेकिन जब ये टेम्परेचर 30 आया होगा बॉडी का, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है एकदम से तो नहीं 40 से 25 चला जाएगा, 40 to 30 आएगा, ठीक है। जब ये 30 पे आया होगा इसका टेम्परेचर बॉडी का, फिर डिफरेंस देखो ज़रा कितना है, 5 का है। तो यहाँ जो रेट ऑफ कूलिंग है वो धीरे रही होगी ना, 40 to 30 तो जल्दी आ गया क्योंकि 15 का डिफरेंस था सराउंडिंग में,
लेकिन जब 30 से 25 जाना है उसको, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ सिर्फ ये बात, तो 5 का डिफरेंस है। अब अगर यहाँ 5 का डिफरेंस है तो कितनी तेज़ चलेगा वो वहाँ पर, बताओ। जितनी रेट ऑफ कूलिंग जब 40 था तो ये 15 पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था। अब जब 30 गया, 30 से हम देख रहे हैं 25 है सराउंडिंग का, तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस है 5 का। तो ऑब्वियस बात है जो हीट लॉस है, आपका रेट ऑफ हीट लॉस है, वो यहाँ 5 पे डिपेंड कर रहा है और यहाँ पर 15 पे कर रहा था। तो हीट लॉस जब 40 डिग्री टेम्परेचर था बॉडी का, तो वो तेज़ी से कर रहा है क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा है। और जब 30 आया उसका टेम्परेचर, तब हमने क्या देखा कि वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। जैसे इसका मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा भी है एक हॉट वाटर बकेट का। जब आप मान लो एक वाटर है आपके पास हॉट, ठीक है, और वो जल्दी से ठंडा होता है, ठीक है, जब तक वो ल्यूक वार्म नहीं होता, मतलब क्या नवाया सा ना हो जाता है, ठीक है। जब पूरा गर्म पानी होगा ना, वो एकदम से ठंडे की तरफ हो रहा था। आप जब देखते हो कि यार अभी तो गर्म पानी निकला था गीज़र में से, अभी मैं 10 मिनट के लिए बस इधर उधर हुआ, फ़ोन चलाने लगा और इतने में ही वो ठंडा हो गया पानी। ठंडा भी क्या नवाया सा हो जाता है, फिर वो नवाया काफ़ी देर तक रहता है ना। तो यही तो कहानी है। तो वो जो टेम्परेचर डिफरेंस है ना, जब वो बहुत गर्म है सराउंडिंग के साथ, तो टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा आ गया, तो वो तेज़ी से उसका रेट ऑफ कूलिंग जो है वो ज़्यादा होता है, मतलब तेज़ी से ठंडा होता है। लेकिन जब धीरे धीरे, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया था कि जब वो ठंडा हो रहा होता होगा, तो ऑब्वियस बात है एकदम से तो सराउंडिंग के टेम्परेचर को मैच नहीं करता। एक पर्टिकुलर किसी टेम्परेचर पे आया, मान लो ल्यूक वार्म जब पानी हुआ, तब वो जो है बहुत धीरे धीरे ठंडा हो रहा है ना, काफ़ी देर तक ल्यूक वार्म रहता है। लेकिन गर्म पानी निकाला तो थोड़ी सी देर बाद ही देखते हैं कि यार बहुत ही वो हो गया है। तो ये चीज़ समझ रहे हो आपकी क्या है कि टेम्परेचर डिफरेंस जो है सराउंडिंग से जितना ज़्यादा, उतनी जल्दी वो ठंडा होगा चीज़, ठीक है। लेकिन ये कांस्टेंट रेट नहीं होता इसका कूलिंग का या हीट लॉस का। जैसे मैंने आपको बताया, बॉडी जब सराउंडिंग के टेम्परेचर को मैच करती है, तो ऑब्वियस ही बात है 42 मान लो से 25 आना, तो 40-25 एकदम नहीं आ जाएगी, टाइम लेगी कुछ। वो टाइम पीरियड ही अलग है। मान लो एक पर्टिकुलर टी टाइम में हमने देखा 42 जब वो 30 टेम्परेचर आया उसका, तो यहाँ रेट ऑफ कूलिंग क्या थी, बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि 40 ये 25 सराउंडिंग है, तो 15 का डिफरेंस था। हमने एक पर्टिकुलर मान लिया कि चलो 30 आया होगा बीच में कहीं टेम्परेचर, समझ रहे हो इतनी बात। लेकिन जब 30 आया, ये 27 का तो छोड़ ही दो कहानी, जब 30 आया तो क्या हुआ है, अब यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, तो यहाँ रेट ऑफ कूलिंग क्या हो गई होगी, कम हो गई, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिफरेंस ज़्यादा, तेज़ी से कूलिंग, डिफरेंस कम तो धीरे धीरे कूलिंग। आई बात समझ में, बताओ। सिंपल सी कहानी थी, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये हॉट वाटर की भी कहानी यही लिखी हुई है कि हॉट वाटर बकेट है, कूल्स फास्ट इनिशियली अंटिल इट गेट्स ल्यूक वार्म। उसके बाद ऑब्वियसली बात है डिफरेंस कम हो जाएगा सराउंडिंग का और जो वाटर है उसका, क्योंकि वो ल्यूक वार्म हो गया, नवाया हो गया अब, है ना। आफ्टर विच इट स्टेज फॉर अ लॉन्गर टाइम। जैसे इसका भी अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपके समझाऊं कि मान लो शुरू में 80 डिग्री वाटर का टेम्परेचर है, ठीक है, और बाहर का 25 डिग्री है, तो अब जो है रेट ऑफ कूलिंग ज़्यादा एकदम से ठंडा होगा, क्योंकि यहाँ डिफरेंस कितना है, 80 - 25 करो जरा, 80 - 25 करो, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया, कितना आ गया 5, 55 डिग्री का है। कितना है, 55 डिग्री का है। क्लियर हो रही है बात, बताओ, समझ रहे हो या नहीं। 55 का हो रहा है डिफरेंस, तो कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो बहुत जल्दी से ठंडा होगा। लेकिन ऑब्वियस बात है इस बीच में उसका कोई एक टेम्परेचर मान लो कितना आया, 40 आया बीच में। अब 40 to 25 जब वो जा रहा है, तब यहाँ डिफरेंस कितना है, 15 का है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 15। तो यहाँ से यहाँ जाने में इसको क्या लगेगा, अब काफ़ी देर लगेगी, है ना। तो तभी तो कहा कि ल्यूक वार्म हो गया मान लो 40 पे, तो अब उसका डिफरेंस कम हो गया सराउंडिंग के साथ जब देखा, तो रेट ऑफ कूलिंग भी कम हो गया। भाई डिफरेंस कम, रेट ऑफ कूलिंग भी कम, डिफरेंस ज़्यादा, रेट ऑफ कूलिंग भी ज़्यादा, या हीट लॉस ज़्यादा, डिफरेंस कम, हीट लॉस कम, डिफरेंस ज़्यादा, हीट लॉस ज़्यादा। समझ रहे हो बात को या नहीं। तो ये कहानी है, ये पूरा रफ में था ये वाला, इधर ये वाला पार्ट। क्लियर, बताओ इतनी बात समझ में आ रही है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है, सिंपल सी कहानी है। अब देखो ज़रा, अब हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एक तो ये आपने समझ ही लिया है, ठीक है, ये तो हो गया क्या। अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर यहाँ आप लिखना चाहो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो इसमें कि रेट ऑफ हीट लॉस, रेट ऑफ हीट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लिख सकते हैं इसमें क्या, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। क्लियर, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर उसको मैथमेटिकली वे में भी। हीट लॉस ऑब्वियसली बात है dQ/dt, रेट ऑफ हीट लॉस है ना, तो रेट ऑफ हीट dQ/dt, और ऑब्वियसली बात है ये क्या हो रही है, कम हो रही है, हीट कम हो रही है, लॉस हो रहा है, तो ये माइनस का। समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है। अब इसमें देखो जरा, हम 3-4 इक्वेशन निकालेंगे जो कि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को ही बताती हैं, ठीक है। देखो ये कहानी समझ में आई। अब आपने स्पेसिफिक हीट वाली बात पढ़ी होगी कि dQ = में होता है वहाँ आपके पास mc/dT, ठीक है। चेंज इन ये क्या है, टेम्परेचर है, और C क्या है, स्पेसिफिक हीट है, M क्या है, मास ऑफ द बॉडी है, और ये क्या है, हीट ही है, ठीक है, स्मॉल। तो यहाँ पर इसको पुट करेंगे हम, मान लो ये हमारी हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड, पुट सेकंड इन फर्स्ट
तो क्या होगा देखो, माइनस तो है डी क्यू की वैल्यू आ गई एम सी डी टी, और ये वाला डी टी नीचे है ही, समझ रहे हो, ये उठा के इधर पुट कर दी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर हम देखें तो मैं इक्वल कर दूं इसको, ठीक है, और क्या लगा दूं यहाँ पर के, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर भी कर सकता था, इस जगह भी कर सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ, देखो यहाँ पर लिखता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, माइनस में डी क्यू बाई डी टी इज़ इक्वल टू में ये कॉन्स्टेंट आ गया, ठीक है, टी माइनस में टी नॉट, ठीक है। तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, वेयर के इज़ कॉन्स्टेंट, क्लियर। अब यहाँ पर देखो ज़रा, ये के था, ठीक है, और ये टी माइनस में टी नोट था, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप ज़रा, डी टी अपॉन में ये वाला डी टी, ये टाइम वाला टी है, ये टेम्परेचर वाला टी है, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, के और ये माइनस एम सी यहाँ आ गया, और ये टी माइनस में टी नोट, क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये एम भी कांस्टेंट और स्पेसिफिक हीट भी कांस्टेंट ही है, ठीक है, और ये के तो पहले से ही कांस्टेंट, तो ये पूरी कांस्टेंट टर्म ही है। तो इस पूरे को मैं एक कैपिटल के से लिख दूँ, अगर मान लो ये स्मॉल के है, मान लो ये स्मॉल के है, तो इस पूरे को मैं कैपिटल के से लिख दूँ कि के बाय माइनस एम सी इज़ इक्वल टू में कैपिटल के, ये भी कांस्टेंट ही है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, डी टी अपॉन में डी टी इज़ इक्वल टू में कैपिटल के हो गया, ये टी माइनस में टी नोट हो गया। बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से भी आप देखो, ये भी एक क्या हो गई हमारी इक्वेशन ही हो गई न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की। देखो कैसे कि जो टेम्परेचर, ऑब्वियस ही बात है, अब जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है विद टाइम, ठीक है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डिफरेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर एंड सराउंडिंग। क्लियर है इतनी बात या नहीं भाई, बॉडी का टेम्परेचर ही तो घट रहा था ना यहाँ पर, अगर आप देखो, ये तो चलो हीट लॉस से हमने बता दिया, लेकिन यहाँ पर जो ये मैं कह रहा था ये वाला कि 80 था फिर 40 हुआ, तो ये क्या हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर ही तो हो रहा है, स्मॉल जो चेंज हो रहा है टेम्परेचर का, ठीक है, स्मॉल चेंज जो हो रहा है टेम्परेचर का विद टाइम, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, बताओ किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर। यही तो मैंने यहाँ पर बोला कि जब वो 80 पे था तब सराउंडिंग के साथ टेम्परेचर डिफरेंस क्या था, ठीक है। तो उसका जो टेम्परेचर अब चेंज हो रहा है बॉडी का, ठीक है ना, वो ज़्यादा चेंज होगा क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा है। अब जब वो 40 आ गया, ठीक है, 40 में कितना डिफरेंस है, 15 का, एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस 80, अब वो क्या है, डिफरेंस कम है, तो कम है तो ऑब्वियस ही बात है उसका टेम्परेचर भी धीरे धीरे ही कम होगा, अब चेंज होगा। क्लियर है इतनी बात, बताओ समझ में आ रही है तो बताओ, ठीक है, ईजी लग रहा है, क्लियर। अब चलो जी, ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो डी टी ये कर दिया, और टेम्परेचर वाली चीज़ हम नीचे ले आते हैं, टी माइनस टी नोट, और ये के आ गया और ये डी टी आ गया, ठीक है, और साथ में ये हमारा माइनस भी चलेगा, ठीक है, माइनस यहाँ ना लेके मैं माइनस यहाँ जो है ना हमारा ये वाला, ये तो के हो गया ना, माइनस यहाँ इक्वेशन में चल रहा था, तो ये हो गया स्मॉल के बाई एम सी कैपिटल के हो गया, और माइनस तो साथ में चल ही रहा है। क्लियर है, बताओ। अब देखो ज़रा यहाँ पर, अगर इतनी बात समझ में आ रही है आपको, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब देखो ज़रा यहाँ पर दो इक्वेशंस आएंगी यहाँ से, वो भी हमें ग्राफ में यूज़ करनी है। देखो इंटीग्रेट करेंगे तो डी टी अपॉन में टी माइनस में टी नोट इंटीग्रेशन, और ये के डी टी माइनस का है ये, ठीक है, माइनस का है, ठीक, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है पूरा, तो डी टी इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पर आपको पता है अगर हम 1/x को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है आंसर, बताओ, log x आता है। तो यहाँ भी सेम सिचुएशन है, ठीक है, ये भी t है और ये भी क्या है हमारे पास यहाँ, ये dx, यहाँ dx होता है, ठीक है। तो यहाँ ये dt हो गया टेम्परेचर वाला, नीचे t माइनस टी नोट है। या अगर यहाँ पर ऐसे होता है x माइनस 3, तो log क्या आता है, x माइनस 3 आता है, ऐसे ही आता। तो यहाँ भी यही चीज़ आएगी, तो log हो जाएगा t माइनस में टी नोट, और ये नेचुरल log है, ठीक है, इज़ इक्वल टू में माइनस तो k है ही, और dt की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, t हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ज़रा, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, और प्लस c एक क्या होता है हमारा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। एक तो ये इक्वेशन ध्यान में रखना, ठीक है, इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना, कंपेयर पता किससे हो रही है, y इज़ इक्वल टू में एम एक्स प्लस में c। m क्या है यहाँ, स्लोप है ना, तो यहाँ माइनस क्या आ रहा है, तो इसका नेगेटिव स्लोप बनेगा, ये यहाँ पर बनाया हुआ है नेगेटिव स्लोप ऐसे ही आता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर इट हैज़ अ नेगेटिव स्लोप इक्वल टू माइनस के एंड इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस इक्वल टू सी, ये वाई इंटरसेप्ट होता है ना ये वाला, ठीक है। तो ये इधर इस तरीके से बताया हुआ है, तो माइनस के था तो ऑब्वियस बात है नेगेटिव स्लोप आ रहा है। किसके बीच में ग्राफ था ये, वाई और ये हमारे पास जो है टाइम के बीच में था, ठीक है। तो यानी कि ये वाई एक्सिस पे क्या था हमारा, log
और टाइम ये वाला आ गया, ठीक है, और नेगेटिव स्लोप आ रहा है, और सी क्या है, वाई इंटरसेप्ट, तो ये सी पे कहीं मिलेगा। क्लियर, बता दो कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया ये वाला ग्राफ, ठीक है। अब देखो ज़रा ये ग्राफ कहाँ से आया उसको समझते हैं। देखो ये इक्वेशन बनी हमारी, ठीक है, ये इक्वेशन बनी ना, यहाँ पर कर रहा हूँ मैं इसको। अब जब आप इसका एक्सपोनेंट लोगे ना, ठीक है, एक्सपोनेंट लोग से कट जाता है, तो ये सिंपल यहाँ क्या बचेगा, टी माइनस में टी नोट बचेगा। बताओ क्लियर है इतनी बात या नहीं, बता दो, टी माइनस टी नोट ही बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा, इधर एक्सपोनेंट जब लेंगे तो ई की पावर माइनस में के टी और प्लस ई की पावर ये सी। अब ये ई की पावर किसी कांस्टेंट का ही लिखा हुआ था, इस पूरे को मैं सी ही लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ई की पावर माइनस में के टी और ये टी माइनस में टी नोट, ठीक है। तो ये भी इक्वेशन आपकी बताओ ग्राफ शो करेगी हमारा, एक्सपोनेंशियल में ग्राफ आएगा यानी कि, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल में ग्राफ आएगा तो उसको देखो ज़रा हम बताते हैं यहाँ पर आपको, ये वाला देखो ग्राफ, देखो ये टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, ये टी माइनस टी नोट वाला यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये हमने इस पे ले लिया, ठीक है, और टाइम के बीच में है ग्राफ। अब यहाँ पर देखो ऑब्वियस सी बात है, शुरू में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो उसकी रेट ऑफ कूलिंग क्या रहेगी, बताओ, ज़्यादा रहेगी। तो यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा, वो जल्दी से मतलब अपना टेम्परेचर चेंज करेगा, यही है, चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, बहुत तेज़ी से चेंज होगा, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए पहले 25 तो सराउंडिंग का है ही है, पहले 80 था, ठीक है, 80 से बहुत जल्दी डिफरेंस चेंज होगा, 40 आया, ठीक है, मतलब 80 से 40 आया तो 25 इधर है, इधर 15 का डिफरेंस था और इधर कितना था हमारे पास 55 का डिफरेंस था, ठीक है। तो डिफरेंस ज़्यादा है तो ये तेज़ी से क्या हो रहा है, कूल हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा। अगर इस वाले को देखो आप यहाँ से, ठीक है, इस वाले को अगर आप देखो तो, ठीक है ना, टेम्परेचर जो होगा आपका वो इस पे डिपेंड कर रहा है ना, तो तेज़ी से घटेगा। क्लियर, तो ये तेज़ी से घट रहा है, देख लो टाइम पीरियड तो बहुत ही कम है, मान लो ये वाला एक पर्टिकुलर आप लो और ये वाला पर्टिकुलर लो, यहाँ ये यहाँ जा रहा है और ये टाइम यहाँ आ रहा है, बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है ना। अब देखो लेकिन हो क्या रहा है, अब धीरे धीरे जैसे ये चीज़ आपकी क्या हो रही है, टेम्परेचर घटता जा रहा है, तो सराउंडिंग के साथ जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा होगा, बताओ, सराउंडिंग के साथ जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा होगा ना, या नहीं। तो उसमें क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, अब टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस कम रहना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ बताया था ये वाला कि अब 15 आ गया होगा, 80 से पहले देखा हमने 55 का तो बहुत ज़्यादा आ गया, ठीक है, अब 40 आ गया, अब मान लो कितना आ गया होगा आपके पास 30 आ गया होगा, तो 5 का ही डिफरेंस रह गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से चल रहा है, लेकिन अब रेट ऑफ कूलिंग कम हो गई क्योंकि डिफरेंस कम हो गया है ना। देखो टाइम ज़्यादा मिल रहा है उसको यहाँ पर ये डाउन होने में टेम्परेचर। फिर और आगे हमने जब यहाँ पर देखा, इन पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो ज़रा, यहाँ ये टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है, और यहाँ पर ये इतना सा टेम्परेचर डिफरेंस हुआ, यानी कि रेट ऑफ कूलिंग क्या हुई है, कम हुई है, तभी तो ये टेम्परेचर इतना चेंज नहीं हुआ। कितनी देर तक चेंज नहीं हुआ ये देखो ज़रा, इतनी देर तक, समझ रहे हो, मतलब इतनी देर में इतना टेम्परेचर चेंज हुआ, बस इतना, ठीक है। और जबकि यहाँ देख लो ज़रा कितने से टाइम में कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ इतने भी टाइम में बहुत ही कम टेम्परेचर चेंज हुआ। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रही है, डिफरेंस कम हो रहा है, तो रेट ऑफ कूलिंग भी कम हो रही है। क्लियर है, तो बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ है वो तो बहुत जल्दी ठंडी होगी, नॉर्मल चीज़ आपने लिया थोड़ी गर्म तो वो धीरे धीरे ही ठंडी होती है। तो यही यहाँ पर कंसेप्ट था, यही चीज़ यहाँ पर लिख दी है कि इट क्लियरली शोज दैट द रेट ऑफ कूलिंग इज़ हायर इनिशियली एंड देन डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी फॉल्स। समझ रहे हो, रेट ऑफ कूलिंग शुरू में हायर रहती है, बहुत जल्दी से टेम्परेचर गिरता है, एंड देन डिक्रीजेज, तो रेट ऑफ कूलिंग यहाँ क्या हो गया, कम हो गया, तभी तो टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है। यहाँ तो बहुत जल्दी कम हो रहा था, यहाँ धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि रेट ऑफ कूलिंग डिक्रीज़ हो गया। रेट ऑफ कूलिंग यानी कि हीट ऑफ लॉस डिक्रीज़ हो गया, तो टेम्परेचर अब क्या होगा, टाइम बहुत ज़्यादा लेगा चेंज होने में, एज द टेम्परेचर बॉडी ऑफ बॉडी फॉल्स। क्लियर है, इतनी बात बता दो, आई बात समझ में, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो मेन बात समझनी थी कि जो टेम्परेचर है बॉडी का, वो जो रेट ऑफ हम बोल रहे हैं हीट लॉस है, वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा है ना। कांस्टेंट तब रहता है कि वो बॉडी का टेम्परेचर सेम है, अब वो तो कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा है। कॉन्टीन्यूसली अगर चेंज हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है डिफरेंस भी चेंज होता जा रहा है, तो रेट ऑफ कूलिंग भी उसके ऊपर तो डिपेंड कर रही है, समझ रहे हो, ठीक है जी। क्लियर हुई बात, तो ये करना अच्छे से आप, ये मैंने आपको यहाँ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी बता दिया, इसमें जो है आपकी एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, ये वाली फर्स्ट इंपॉर्टेंट है इक्वेशन, फिर यहाँ पर जो ये वाली इक्वेशन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रेट ऑफ जो हमारा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है उसके लिए ये भी है इंपॉर्टेंट और ये भी है इंपॉर्टेंट। क्लियर है, इतनी बात बता दो, ठीक है। ये वाली कहानी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, नेगेटिव स्लोप वाली, तो ये दो ग्राफ करने होते हैं,
ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, और ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग था आपका, ठीक है। तो क्लियर बात आपके समझ में आई होगी, मतलब क्या बेसिक फंडा समझ में आना चाहिए। जो चीज़ ज़्यादा गर्म वो तेज़ी से ठंडी होती है, जो चीज़ नॉर्मल गर्म वो धीरे धीरे ठंडी होती है। क्लियर है? ओके जी, थैंक यू।